गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। आज मैं हिमांशु बाजपेयी के साथ कुछ हमारी बातें होंगी और आप लोग इस गुफ्तगू में शामिल हुई होंगी जब तक मैंने सोचा कि आपसे दो चार बातें हो जाएं। तो जब तक हिमांशु आ रहे हैं तो हिमांशु की किताब के से मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ दूं आपको। किस्सा किस्सा लखनऊ आपके हाथों में है। ये किताब है हिमांशु की। अगर आपने नहीं देखी है, सुनी है तो ज़रूर, और ख़ासतौर से अगर आपको किस्से कहानियाँ पसंद हैं तो ये किताब ज़रूर खरीदिएगा। हिमांशु आ गए हैं। तो किस्सा ये उस लखनऊ के किस्से हैं जहां मैं पैदा हुआ, पला बढ़ा और रहता हूँ। और जी आदाब आपा, शुक्रिया। आप अच्छा, तो आप ये बताइए कि लखनऊआ कौन सी शय है? लखनवी तो मैं जानती हूँ। आपने अपनी किताब में कहा कि आप लखनऊआ के किस्से सुनाएंगे और आपका नाम भी लखनऊआ है। जी जी, मुझे तो वो सुनाइए हमको। मैं बताता हूँ लखनऊआ और लखनवी का फर्क। मुझे आपकी आवाज बहुत ही कट कट के आ रही है, लेकिन मुझे सवाल आपका समझ में आ गया बहुत मेहनत करने के बाद। हेलो। हाँ सुनाइए, आप सुनाइए। आपको सुनने के लिए लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो जब तक मैं और सुना देती हूँ आपको, ये जो इन्होंने कहा है कि इस किताब में लखनऊ के नवाबी जलमों के किस्से नहीं है। इसमें लखनऊ के आवाम जलवा नुमा है। नवाबों का जिक्र जिन किस्सों में आया है उनमें भी मरकजी किरदार या हीरो नवाब नहीं बल्कि आवाम ही है। किस्सा किस्सा लखनऊआ में लखनऊ के आवाम के किस्सों को यकजा करने, उन्हें सुनाने और उनके माध्यम से लखनऊ के समाज और संस्कृति को एक चेहरा दिखाने की कोशिश की गई है। आपने जो सवाल पूछा था कि लखनवी और लखनऊआ में क्या फर्क है, तो मैं उस पर पहले थोड़ी बात कर लूं अगर आपकी इजाजत हो तो। बिल्कुल। और हिमांशु थोड़ा सा आपकी शक्ल दिखाई दे। अच्छा, मैं हाथ में पकड़ लिया मैंने, अब क्योंकि फोन रख रहे हैं तो वो आधा कट जा रहा है। तो सभी लोगों को आदाब, नमस्कार। और जो राना आपा ने पूछा कि हाँ, मैं ही ईयरफोन लगा लेता हूँ, हाथ में पकड़ना पड़ेगा फोन। एक सेकंड। हेलो 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 जी। तो मैं राना आपा ने पूछा कि लखनवी और लखनऊआ में क्या फर्क है। तो मेरे नजदीक फर्क ये है कि जब हम लखनऊ की बात करते हैं पिछले कुछ सालों से, तो उसमें कुछ खास तरह के किस्से होते हैं। बुनियादी तौर पर 4 या 5 तरह के, जिसमें नवाबी आर्किटेक्चर की बात होती है, जिसमें क्विजीन की, खान पान की बात होती है, जिसमें 1857 की बात होती है, जिसमें पैलेस पॉलिटिक्स की बात होती है, और जिसमें बेगमात की बात होती है। तो कुल मिलाकर जो पूरा जो ब्रांड लखनऊ है, उसमें कुल मिलाकर नवाबी एरा और नवाबी चीजों से मंसूब मौजूआत पर ही बात होती है। तो मुझे लगता है कि इस दायरे में ये जो पूरा लखनवी ब्रांड है, इसमें कई बार बात करते हुए हम लखनऊ के अवाम को छोड़ देते हैं, हम उन पर बात नहीं करते। हम लखनऊ के रिक्शे वालों पर, लखनऊ के ठेले वालों पर, लखनऊ के फेरी वालों पर, लखनऊ के रंगरेजों पर, लखनऊ के जो और आम लोग हैं उन पर बात नहीं करते। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि लखनवी तहजीब जो है वो कुल मिलाकर एक फ्यूडर इलिटिस्ट नेचर की, सामंती और अभिजात्य चरित्र की चीज है, और हम उसी तक महदूद रखते हैं उसको। तो मेरा अपना ये विचार बना, चूंकि मैं पैदा हुआ पुराने लखनऊ में, राजा बाजार में, और हमने अपने आसपास जिन लोगों को देखा, जिन आम लोगों को, मुझे ऐसा लगा कि लखनऊ की तहजीब को अगर सबसे ज्यादा फरोग और तहफ्फुज किसी ने दिया है तो वो इन आम लोगों ने दिया, और इन आवाम से लखनऊ की तहजीब का हुस्न है, जिसे हम, जो अपने आप को लखनऊआ कहते हैं, वो कहते हैं कि हम लखनऊआ हैं। तो वो लखनऊआ और लखनवी में ये फर्क है कि लखनऊआ असल में उस आवाम की अलामत है जिस पर हम बात करते हैं, जिसके किस्से हम सुनाते हैं। तो ये जो किताब भी हमारी है, किस्सा किस्सा लखनऊ और राजकमल प्रकाशन से,
अभी तो लॉकडाउन है, किंडल पर आपको मिल जाएगी। इसमें जो किस्से हैं वो नवाबों के किस्से नहीं है जी, शुक्रिया। और इसमें किस्से आम लोगों के हैं। आम लोगों से मुराद ये है कि इसमें किस्से रिक्शे वालों के हैं, बिरयानी वालों के हैं, खानसामों के हैं, सिपाहियों के हैं, किस्सा गोयों के हैं, घरेलू औरतों के हैं, बांकों के हैं, भांड के हैं, हकीमों के हैं। तो इस तरह के लोगों, तो ये बुनियादी फर्क है लखनवी और लखनऊआ का जी। एक आपने इसमें कहानी लिखी है 3 लड़कियों की, जिनको आप कहते हैं सिन्फ़े नाज़ुक, और किस तरह से उन्हें उनकी बातें सुनते हैं बादशाह और किस तरह से बुलाते हैं उन्हें, जरा वो सुनाइए अगर वो जी। मैं बिल्कुल सुना, मुझे याद भी है, लेकिन मैं किताब से पढ़ के सुनाता हूँ तो ज्यादा बिल्कुल अलग एक लुत्फ आएगा। बुनियादी तौर पर बात इतनी है कि लखनऊ की जो सबसे पहली शिनाख्त है कि लखनऊ वाले कैसे पहचाने जाते हैं, तो जबान से पहचाने जाते हैं। हम जहां भी गए हैं हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर, वहां बहुत सारे लोगों ने हमसे ये पूछा, या तो ये कहा कि भाई आपकी जबान बड़ी अच्छी है, और या ये कहा कि क्या आप लखनऊ के रहने वाले हैं। तो ये जो जबान है लखनऊ की, ये शिनाख्त है लखनऊ की सबसे पहली। तो ये जो किस्सा है ये लखनऊ की उस जबान के बारे में है, उस अंदाजे गुफ्तगू के बारे में है। मैं सुनाता हूं आपको। और वो अमीर मीनाई का ही शेर है कि दावा सुखन का लखनऊ वालों के सामने, इजहारे बुए मुश्क गजालों के सामने, यानी कि लखनऊ वालों के सामने साहित्य की बात करना, बोलचाल की बात करना, बयान की बात करना वैसा ही है जैसा कि आप कस्तूरी मृग के सामने कस्तूरी की बात करें, यानी जिसकी चीज है जो आप उसी के सामने उसकी बात करें। तो ये लखनऊ की गुफ्तगू पर है। और ईशा जी आ गई हैं, हमारी बहुत अजीज दोस्त हैं, नमस्ते आदाब। और मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। आप सब बहुत माशाल्लाह से लोग जुड़ गए हैं और सब दोस्त यहाँ पे जी सब आपका करम है, आपका नूर है, आपका करम है सब। और मैं सुनाता हूँ। तो इस किस्से का उन्वान है लखनवी अंदाज़े गुफ्तगू के क्या कहने, वाकई में क्या कहने। तो जो किस्सा मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, आप मुझसे सुनिए। कहा जाता है कि लखनऊ के नवाब देर शाम भेष बदलकर अपने वजीर के साथ रियाया का हाल जानने शहर में निकलते थे। एक दफा जब वो हस्बे मामूल भेष बदलकर शहर में चहलकदमी कर रहे थे, उनके कानों में किसी सिन्फ़े नाजुक की आवाज पड़ी, वो जा रहा है। नवाब साहब चौंक कर ठहरे ही थे कि दूसरी आवाज आई, वो ना होगा फिर। और इसके तुरंत बाद तीसरी आवाज में जवाब आया, बेशक वो होता तो वो ना जाता। नवाब साहब को ये गुफ्तगू कुछ समझ में नहीं आई। उन्हें ये पोशीदा गुफ्तगू अपनी शान में गुस्ताखी मालूम हुई। सो अगले दिन उन तीनों लड़कियों को दरबार में तलब किया गया। शाही फरमान था, ठुकराया कैसे जाता। लड़कियां हाजिर हुई। नवाब साहब ने इरशाद फरमाया कि कल रात तुम तीनों आपस में जो दबी छुपी गुफ्तगू कर रही थी उसकी तशरीह करो। अब लड़कियां अजीब कश्मकश में पड़ गईं। हम अपने घर की चार दीवारी में जो बातें कर रहे हैं उसे बाहर वालों पर क्यों जाहिर करें। नवाब पर गुस्सा आया तो एक बोली, हमें तो ये वो लगता है। दूसरी ने जवाब दिया, जो वो होता तो वो ना होते। इस पर तीसरी बोल पड़ी, अरे ऐसे भी तो होते हैं जिनके वो नहीं होते। और ये पूरी गुफ्तगू सरे दरबार नवाब साहब के सामने हो रही थी। अब तो नवाब साहब के सब्र का बांध ही टूट गया। सोचा कल इसी अजीब व गरीब गुफ्तगू की वजह से इन तीनों को यहां तलब किया, मगर ये गुस्ताख लड़कियां हैं कि दरबार शाही का गुस्ताखी करें, ऐसी मजाल हमारी कहां। हम पर वक्त की मार पड़ी है। माँ बाप दोनों जाते रहे, चिकनकारी के जरिए जैसे तैसे गुजारा होता है, मगर हुजूर हमारी अना और तहजीब हमारे गुर्बत की पर्दापोशी सलीके से करती है। यह सिफत हमने लखनऊ की मिट्टी से विरसे में पाई है। कल हुआ यह था कि हम तीनों कढ़ाई कर रहे थे और पास का चिराग बुझने लगा। इस पर छोटी बहन ने अपनी गुर्बत को जबान पर न लाने की गरज से सिर्फ यह कहा कि वो जा रहा है, मतलब चिराग गुल हो रहा है, चिराग बुझ रहा है।
इस पर मजली बहन भी उसी लहजे में बिना तेल का नाम लिए हुए बोली, वो ना होगा, यानी तेल ना होगा। फिर मैं बोली कि बेशक वो होता तो वो ना जाता, यानी तेल होता तो चिराग ना बुझता। अब आप पता नहीं क्या से क्या समझ बैठे। बादशाह अभी इस अंदाज़े गुफ्तगू पर खुश हो ही रहे थे, खुश हो ही रहा था कि बड़ी बहन आगे बोली। अब ये भी सुनिए कि अभी क्या बात हुई। हम पर्दा करने वाली लड़कियां हैं, यहां आते हुए हमें कितनी निदामत हुई हम ही जानते हैं। जब आपको देखा दरबार में तो हमारी छोटी बहन ने कहा कि हमें तो ये वो लगता है। वो का मतलब था जानवर। इस पर मजली ने कहा कि वो होता तो क्या वो ना होते, मतलब अगर जानवर होता तो क्या सींग ना होते। ये सुनकर मैं बोली कि भाई ऐसे भी तो होते हैं जिनके वो नहीं होते, यानी सींग नहीं होते, यानी कि गधा। कोई और बादशाह होता तो अपने बारे में ऐसी गुफ्तगू सुनकर पता नहीं क्या कर डालता, मगर ये लखनऊ के नवाब थे जिन्होंने उन लड़कियों की जहानत, नेकी और अंदाज़े गुफ्तगू पर निसार होकर उन्हें मालामाल करके दरबार से रुखसत किया। जी, तो ये एक किस्सा था। अभी किसी ने लिखा था कि राजा बाजार के राजा जी को नमस्कार, तो सच में राजा बाजार के राजा जी नहीं, हम तो राजा बाजार में जरूर रहते हैं, लेकिन राजा तो नहीं है खादिम है लखनऊ के। लेकिन राजा बाजार की अपनी एक कहानी है। राजा टिकैत राय जो थे उन्होंने ये आबाद किया मोहल्ला, और दीवान खाना भी उनका यहीं पर था, रहते भी वो यहीं थे। और सबसे खास बात यह है कि यहाँ एक मस्जिद तामीर कराई जो राजा टिकैत राय की मस्जिद ही है, और उस जमाने में उन्होंने ये वसीयत की कि ये मस्जिद होगी और इसके नीचे दुकानें होंगी, और वो दुकानें सब हिंदू दुकानदारों की होंगी। तो वो मस्जिद आज भी है, दुकानें भी आज हैं, वो सिलसिला भी आज है। और जो चौक का होली का जुलूस होता है वो चौक से शुरू होता है और तमाम मोहल्लों से होकर गुजरता है। एक बड़ी बारात होती है जिसमें हाथी भी होते थे, ऊंट भी अभी भी हैं, और ऊंट भी होते हैं, और तरह तरह के वाद्य जो अब अवधि वाद्य विशुद्ध रूप से, जो कि अब दिखाई नहीं देते, रेयर हैं, दुर्लभ हैं, नायाब हैं, वो लोग अवध के गांव से लेकर के आते हैं, बारात में शामिल होते हैं जुलूस में, और फिर वो निकलती है। और सारे उन इलाकों से भी निकलती है जहां मुस्लिम्स जो हैं वो कई बार अक्सरियत में भी हैं, और हर उस मोहल्ले में वो रुकती है और वहां उसका स्वागत वो कोई ना कोई मुस्लिम ही करता है। ये रिवायत है, बहुत पुरानी, पहले भी थी, फिर बाद में खत्म हो गई थी। तो फिर आजादी के बाद अमृतलाल नागर ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर चौक में, नागर जी हिंदी के बड़े साहित्यकार थे, उन्होंने फिर से इसको शुरू किया, और ये आज भी है। तो जब राजा बाजार से ये बारात गुजरती है तो टिकैत राय की मस्जिद पर इसका स्वागत होता है। वो मोहल्ला है राजा बाजार। और एक खास बात और है राजा बाजार की, कि पूरे लखनऊ में एक जमाने में जब फल बेचे जाते थे तो फल वाला ये कहता था कि आ जाओ भाई राजा बाजार वाले हैं, बस ये इतना कहता था वो। और ये इसके आगे कुछ तशरीह नहीं करता था कि राजा बाजार वाले कहने का क्या मतलब होता था। असल में राजा बाजार में ये टिकैत राय मस्जिद के बिल्कुल करीब में सामने एक गली है जिसे बताशे वाली गली कहते हैं, जिसमें अभी भी बताश फेनी और गजक और इस रेवड़ियां और तमाम चीजें मिलती हैं, बनती हैं। तो उसका कहने का, उसकी मुराद ये होती थी कि ये फल हमारे इतने मीठे हैं जैसे राजा बाजार के बताशे। तो वो ये कहता था कि राजा बाजार वाले। तो ये एक लखनऊ का एक खास मिजाज है। तो जी, मैं बार बार जब भी ककड़ियां खाती हूँ तो मुझे लखनऊ का अंदाज याद आता है कि किस तरह से लखनऊ में वो बिकती थी। जी 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 जी, लैला की उंगलियां हैं, मजलू की पसलियां हैं। वो ये ककड़ी चूंकि कानों को थोड़ा बारे समात था ना, थोड़ा कर्कश लगता था सुनने में, तो ककड़ी कहना, लखनऊ वाले तो नाजुक तबीयत के लोग हैं, तो वो ककड़ी कहना पसंद नहीं करते थे। तो वो लैला की उंगलियां हैं, मजनू की पसलियां हैं, वो यही कहते थे। और इसी तरह से लखनऊ वाले शरीफों को शरीफा नहीं कहते थे, क्योंकि अगर किसी फल वाले से ये पूछा जाए कि भाई शरीफों के क्या दाम है, तो जो शुरुफा हैं, जो शरीफ लोग हैं,
उनकी रुसवाई होगी उसमें कि आप उनकी शराफत की कीमत पूछ रहे हैं। तो लखनऊ वाले ये नहीं कहते थे कि शरीफे हैं और आप ले लीजिए और शरीफों के क्या दाम है, वो बस इतना कहते थे कि भाई ये देखिए आपकी मोहब्बत में भुला जा रहा है, इस पर कुछ कर्म कीजिए। तो ये लखनऊ का खास अंदाज था। और जी लखनऊ का सच में, जैसे लखनऊ का वो जो बड़ा मंगल होता है, मैं जब जी बचपन में बिल्कुल। मुझे याद है जाना वहां पे, तो आप बताइए जरा बड़ा मंगल के बारे में। बड़ा मंगल बिल्कुल खास लखनऊ की चीज है। और जेठ महीने के जो हिंदू कैलेंडर में जो पूरा जेठ का महीना है, उसमें जितने मंगल होते हैं वो बड़े मंगल के तौर पर माने जाते हैं। तो ये बिल्कुल लोकल लखनऊ का त्योहार है, जो नवाबों के टाइम में शुरू हुआ। खास तौर पर जब अलीगंज का पुराना हनुमान मंदिर बनवाया गया, जनाब आलिया ने वो बनवाया, उसी जमाने में ये हुआ कि भाई मंगल के दिन एक भंडारा होगा और पूजा होगी। और चूंकि लखनऊ में बंदरों को मारने पर पाबंदी थी उस जमाने से, तो वो जो बड़े मंगल की रिवायत थी वो शुरू हुई और उसके बाद वो आज तक वो भंडारे चालू हैं। और खास बात लखनऊ की ये है, और ये आज भी है। जैसे कई बार जब हम गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि हम कोई नवाबी एरा की कोई गुज़िश्ता की बात कर रहे हैं, कोई बीती हुई बात, कोई माजी की रूदाद। ये एक ऐसी चीज है, दो रिवायतें ये बड़े मंगल पे आप खुद आकर, जिसको भी जो ये कहता है, बहुत सारे लोग अब ये कहने लगे कि गंगा जमुनी तहजीब तो एक फ्रॉड है और होता नहीं है ये वो। हाँ, मैं ये कहता हूं कि आप आए लखनऊ और देखें कि ये जो बड़े मंगल पे भंडारे लग रहे हैं, इसमें एक दो नहीं, 10-20 नहीं, बेशुमार भंडारे हैं जो कि मुसलमान कराते हैं बड़े मंगल में, लखनऊ में। और इसका एक दूसरा पहलू आप देखें कि जब मुहर्रम होता है तो जो सबीलें लगती हैं पुराने लखनऊ में, वो कौन लोग लगवाते हैं। और जब मजलिसें होती हैं तो उन मजलिसों में जो जो सहयोग होता है वो कौन लोग करते हैं। तो ये तो हमारी तहजीब थी, मिली जुली रिवायत, और ये आज तक है। और बड़ा मंगल इसीलिए हम तो कितने अपने दोस्तों को जानते हैं जो बड़े शौक से वो भंडारे की पूड़ियां, और वो जो मिलते थे उस जमाने में छोले और पूड़ी और हलवा और रूह अफ़ज़ा, क्या शौक से वो लेने जाते थे और लेते थे। और बल्कि बचपन की यादें। कई घरों में तो ये ताकीद होती थी कि भाई ये भंडारा अगर जो नहीं खाएगा, मतलब अगर कोई बाहर से किसी ने किसी को सिखा दिया कि भाई ये नहीं खाना चाहिए, ये तो हिंदुओं का है और ये इस्लाम में नहीं है, तो वो बड़ा, घर वाले बड़ी सख्ती करते थे कि भाई ये अगर नहीं खाओगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो वो तो बड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेठ के महीने में लखनऊ में कम से कम मंगल के दिन, और अब तो शनिवार को भी होने लगा है, पहले शनिवार को नहीं होता था, अब वो कम से कम मंगल और शनिवार को कोई भूखा प्यासा नहीं रह सकता। हालांकि इसका अब एक इसका नेगेटिव पहलू ये है कि बड़े मंगल का भंडारा अब किसी तरीके से एक स्टेटस के शो ऑफ का भी एक वो हो गया। अब एक वो दिखावे का भी वो हो गया कि उसमें हर आदमी जो है वो जिस लेवल पे भंडारा कर रहा है, और फिर उससे जो बिल्कुल पास मतलब भंडारे हो रहे हैं बिल्कुल, और उसमें भीड़ लग रही है, सड़क पर तो जाम भी लग रही है, उसमें वो जो दोने और पत्तल है वो पूरे सड़क पर बिछ जाते हैं। तो थोड़ा हमें लगता है कि वो जो उसकी एसेंस थी, वो जो रूह थी उसकी, उस त्योहार की, उसको करीब से समझने की जरूरत है। ये दिखावा जो, अच्छाई जो है उसका दिखावा नहीं होना चाहिए। हमारे बुजुर्ग तो ये कहते थे लखनऊ में, हमने कहते हुए सुना कि अगर आपने कोई नेक काम किया और उस नेक काम का शोहरा कर दिया, उसका चर्चा कर दिया, उसका जिक्र कर दिया, तो आपने उस नेक काम की मजदूरी ले ली। तो वो एक चीज आई है बड़े मंगल से। जी, वो तो देखो हमेशा से था कि नेकी कर और कुएं में डाल। तो जी, अगर दिखावे के लिए कर रहे हैं तो फिर वो आप ऊपर वाले के लिए तो कर नहीं रहे, फिर आप अपनी अना के लिए कर रहे हैं। और जब तुमने जी, बात करी मुहर्रम की, तो मुझे याद आया कि क्योंकि मैं लखनऊ की पली बढ़ी हूँ और उसी तहजीब से और ट्रेडिशन से आती हूँ कि हर आशूर को हमारे यहाँ पढ़ा जाता है घबराएगी जैनब, और ये जो जी, है जी, बड़ी छन्नूलाल खुशहाल दिलगिर का। जी, तरीके का लिखा जी, हुआ जी, है। जी, और बिल्कुल, मैंने बिल्कुल। तुमसे ही सुना है, क्या कहते हैं, एक दफा याद होगा तुम्हें कि वहाँ पे सिफ्तानाबाद इमामबाड़े में बहुत जी, बड़ी जी, एक जी, वो
गंगा जमनी, उसके जी ऊपर एक महफिल हुई थी मुहर्रम के सिलसिले जी में, द मैनी जी एक्सप्रेशन ऑफ मुहर्रम या ऐसे कुछ करके। जी तो जी 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 उसमें तुमने बिल्कुल। पढ़ा था कि कितने हिंदू मर्सिया गो थे, तो जरा उनके जी बारे में जी थोड़ा बताओ, और कुछ पढ़ना उनका किसी का भी। वो तो बहुत लंबा सिलसिला है। तो उसमें असल में ऐसा हुआ कि लखनऊ में, जैसे मैंने बताया, कि एक ज़माने में सब चीज़ें मुश्तरका थी। तो चूंकि मिली-जुली, मतलब इसका एक व्यवहारिक व्यवहारिक वजह इसकी ये थी कि एकदम मिली-जुली आबादी थी। तो बिल्कुल हिंदू के घर है, उसके बगल में मुसलमान का घर है, तो वो जब आप इतने मिलजुल कर रहते हैं करीब में, तो आप अगर आप थोड़े से भी शराफत आप में है, तो आप लिहाज आप में बहुत होता है कि अगर कोई एक गमगीन है तो फिर आपको उसके गम का भी लिहाज करना है, और अगर किसी के यहाँ खुशी है तो आपको उस खुशी में भी शरीक होना है। तो इसीलिए मुहर्रम में बहुत सारे हिंदू शरीक होते रहे और अभी भी होते हैं। मतलब यहाँ लखनऊ में आज भी, इस जमाने में भी बाकायदा अंजुमने हैं जो हिंदुओं की अंजुमने हैं, और बाकायदा इमामबाड़े हैं जहाँ हिंदू जो हैं वो अजादारी करते हैं। ताजिएदार सेवक संघ है यहाँ पर, हरिश्चंद्र धानुक का इमामबाड़ा विष्णु खलीफा है 130 साल पुराना, जहाँ लगातार तो ये सारी चीजें लखनऊ में आज भी हैं। तो जैसे मैंने बताया कि बड़े मंगल पे वो पूरा भंडारे जो होते हैं वो मुसलमान कराते ही हैं। तो मुहर्रम में भी ये हुआ कि तमाम शायर जो थे लखनऊ के, वो चूंकि उस तहजीब को जानते थे, मुहर्रम को जानते थे, आज़ादारी को जानते थे, इमाम हुसैन में अकीदत रखते थे, तो उन्होंने मुहर्रम के लिए मरसिए कहे और इमाम हुसैन की शान में भी शायरी की। तो उसमें बहुत सारा सिलसिला, लेकिन कई कई शायर बहुत अहम है, जैसे कि छन्नूलाल दिलगीर का नाम आया। इसी तरह से द्वारिका प्रसाद उफुक हैं, बशेश्वर प्रसाद मुनव्वर हैं, कृष्ण बिहारी नूर हैं, विश्वनाथ प्रसाद माथुर हैं। तो ये सारे के सारे लोग बाकायदा मुहर्रम पर और इमाम हुसैन के लिए शायरी करते थे। और माथुर लखनवी का, विश्वनाथ प्रसाद माथुर का एक शेर मुझे याद आता है कि ये कहते हुए जन्नत में चले जाएंगे माथुर, ये कहते हुए शब्बीर के कदमों के निशान ढूंढ रहे हैं। तो वो एक उनका और नूर साहब की तो पूरी किताब थी हुसैनियत की छांव में। और नूर साहब को मैं हमेशा कहता हूं कि मेरे अंदर ये जो भी है, इसके पीछे कुछ बुनियादी लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। उसमें योगेश प्रवीण जी हैं, उसमें कृष्ण बिहारी नूर भी हैं, क्योंकि नूर साहब पहले थे जिन्होंने मुझसे ये कहा था, बहुत छोटी उम्र थी, 9th क्लास में मैं रहा हूंगा, और उन्होंने मुझसे कहा था कि ये वाक़यात करबला पढ़ो। और फिर बाद में खैर मैं जब इंटर कर लिया तो शिया कॉलेज में एडमिशन हुआ। बड़े बेमन से, बड़ा ये सोच के हम शिया कॉलेज गए थे कि यार ये कैसा पता नहीं कॉलेज है। उस जमाने में बड़ी उसकी खराब इमेज भी थी कि ये गुंडाई होती रहती है और चुनाव होते रहते हैं, छात्र नेता होल्डिंग लगे रहते थे। तो वो बहुत मन से नहीं गए थे, हम मजबूरी में गए थे, क्योंकि कहीं एडमिशन नहीं हुआ था बीएससी में, क्योंकि बीएससी के फॉर्म ही कहीं नहीं भरे थे, हमें बीए करना था। और पिताजी साइंस के टीचर, उन्होंने जबरदस्ती उन्होंने कहा ये आर्ट्स वाले बेकार होते हैं, ये कमल कमल जैसे नयन, गुलाब जैसे होंठ यही करते रहते हैं, साइंस पढ़ो। तो खैर मजबूरी में वहां शिया कॉलेज पहुंच गए। कर हम वही रहे हैं, वही हम भी कह रहे हैं बहरहाल। लेकिन वो फैसला, वो जो अनजाने में, जिसको गालिब कहते थे ना कि धोखे में निजात हाथ आ गई, तो वो हो गया मेरे साथ कि जब शिया कॉलेज गए तो उस कल्चर को, सेडिशन को देखा, तो ये समझा कि जनरलाइज करना, सामान्यकरण करना, बुरे लोग हर जगह होते हैं, मुसलमानों में भी होते हैं, हिंदुओं में भी होते हैं। कोई अगर ये कहे कि बुरे लोग नहीं है, मुसलमान सारे के सारे अच्छे ही हैं, हो ही नहीं सकता, मुमकिन नहीं। अगर कोई ये कहे कि सारे हिंदू बहुत अच्छे हैं, हो ही नहीं सकता। अच्छाई और बुराई इंसान पर मुनहसर है। तो इंसान है, अच्छा है, बुरा है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो वो फिर वहां पहुंचे तो ये कृष्ण नूर की बात आई थी, इसलिए मैंने ये बात कही कि वो इंसान है जिन्होंने, और वो तो बाकायदा मजलिसों में जाते थे, हमने उन्हें देखा, उनके आज भी उनके नौहे हैं, उनके सलाम हैं, उनके मरसी हैं, पढ़े जाते हैं। तो बिल्कुल जी। तो क्या कहते हैं, यूमन पूछ रही थी हुसैनी ब्राह्मण के बारे में। तो हुसैनी ब्राह्मण तो वो थे जो क्या कहते हैं, पंजाबी एक कौम थी जो गई वहां जी जी, जो मोयाल जो दत्ताज जो है ना, सुनील दत्त जो हैं, वो हुसैनी ब्राह्मण थे। और यहाँ लखनऊ में एक बहुत फेमस सिंगर हैं, सुनीता झींगरन,
हाँ वो हुसैनी ब्राह्मण है, चौक में रहती हैं, और क्या बढ़िया उनको आप सुनिए, जो वो नात और जो सलाम और नौये जो वो गाती हैं, और वो हुसैनी ब्राह्मण है। तो ये कहा जाता है कि यहाँ हिंदुस्तान से कुछ लोग गए थे करबला में, जो इमाम हुसैन की तरफ से यजीद की फौजों से लड़ने के लिए। तो वो हुसैनी ब्राह्मण कहलाए, और लिखा भी गया है काफी कुछ इस पर। आप युसरा हमारी बहन है छोटी, जो राखी बांधती है हमको, युसरा ने इस पे एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जब वो पढ़ रही थी जामिया में, तो वो यूट्यूब पर है, आप देख सकते हैं उसे। जी मैं तो खैर बहुत सारे हुसैनी ब्राह्मण्स को जानती भी हूँ, यहाँ दिल्ली में भी और वैसे भी। एक हमारे जी दोस्त हैं शरद मोहन, और एक और है राधिका बदवार, और कानन बाली जी, उनको तो आप भी शायद जानते हैं। जी तो जी 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 मैं हाँ, तो सारे उन्होंने, राहब दत्त थे, उन्होंने सारे अपने बेटे कुर्बान जी जी किए जी हैं राहिब इमाम दत्त जी हुसैन के जी ऊपर। और जी तो ये हुसैनी ब्राह्मण आज तक हैं, और हुसैनी ब्राह्मण हर साल आशूर के दिन जुलूस निकालते हैं, कुछ सबीलें जी करते हैं, वो यहाँ पर दिल्ली में भी रहती हैं। तो अच्छा, क्या जब तुम बात कर रहे थे तो मुझे याद आया कि जब मेरा बचपन तो लखनऊ में ही गुजरा है, मैंने स्कूल लखनऊ से किया है, तो मैं जी अच्छी खासी मतलब 15-16 साल की उम्र तक लखनऊ में रही। तो मुझे याद जी है कि हम लोग मुझे जन्माष्टमी पे हम लोग जाते थे झांकी देखने, और मेरी बहुत जी पसंदीदा, अभी भी मुझे हमेशा वो याद आता है, झांकियां देखना। जी और एक कृष्ण जी तो खैर लखनऊ के हैं ही खास। तो वो जी झांकी अभी भी होती है कि नहीं होती है चौक पे? बिल्कुल होती है झांकी। दो झांकियां बहुत मशहूर थी लखनऊ की, एक तो ये जन्माष्टमी की झांकी, और एक ये कजरी तीज की, हरतालिका तीज की जो झांकी होती है, बहुत मशहूर थी। कजरी तीज में भगवान शिव का श्रृंगार होता है, और वो जितने शिवालय हैं, जितने शिव मंदिर हैं लखनऊ के, वो बेहतरीन तरह से सजाए जाते हैं। वो उसमें हमारे बचपन में तो सांप वहां दिखते थे, बड़े खूबसूरत खूबसूरत, जो वैसे नहीं देखने को मिलते थे। वो सांप आते थे और वो बैठे रहते थे, और वो रंगीन बर्फ, और वो पूरा दरबार बनाया जाता था। तो मतलब एक शिव मंदिर नहीं, कई मंदिर ऐसे हैं, मंगलेश्वर मंदिर है, झगड़ेश्वर मंदिर है, ये सारे के सारे मंदिरों में जो सजावट होती है, और सारे सब लोग उसमें जाते हैं दर्शन के लिए। मतलब इस बात पर जरूर ये हो सकता है कि भाई मुसलमान है तो उसकी अपनी एक पूजा पद्धति है, वो उस पर रहते हैं, लेकिन ये जो तो वो दोनों ही दो बड़े विशेष अवसर हैं, और झांकी लगती है, सब जाते हैं। जी बिल्कुल। तो एक अच्छा बात, अब जैसे तुम्हें आजकल लोग जानते हैं, जो लखनऊ के बाहर जो लोग जानते हैं, वो तुम्हें दास्तान गो के तौर पे जानते हैं। तो तुम्हारा ये जी सफर दास्तान गोई का कैसे शुरू हुआ? लखनऊ का क्या ताल्लुक है दास्तान गोई से? क्योंकि शुरू तो वहां पे काफी बड़ा इसका रिवाइवल हुआ। थोड़ा सा जरा बताओ इसके बारे में, देखिए, दास्तान गोई, अपना सफर। हम लोग हम तो देखिए आपा बहुत एवरेज या बिलो एवरेज दास्तान गो हैं, बहुत मीडियोकर किस्म के। कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है किसी दिन क्योंकि मेरी नीयत अच्छी है, मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है किसी दिन बेहतर हो जाएंगे। दास्तान गोई में हमें जो लेके आए वो अंकित लेकर के आए। अंकित अंकित हाँ चड्ढा हमारे दौर के, हमारी पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ दास्तान गो, वो लेकर के आए। और चूंकि अंकित से दोस्ती थी, बहुत ही करीबी दोस्त थे, तो अंकित ने एक दिन कहा कि भाई आपको उर्दू आती है, आपका तलफ़ुज़ अच्छा है, शायरी आपको याद रहती है, याददाश्त अच्छी है, तो आप दास्तान क्यों नहीं करते? तो पहली बार जब कहा तो मस्ती में, क्योंकि हमने कभी थिएटर किया नहीं था, दिलचस्पी भी वैसी थिएटर में नहीं थी कभी, तो उसको मजाक में ही लिया। लेकिन जब कई बार कोई चीज कोई कहता है, और अंकित जैसा आदमी जिसकी बात का एक एहतराम है आपके लिए, तो आपने कहा कि लोग कोशिश करके देखते हैं। तो वो कोशिश की, अंकित ने सिखाया, अंकित ही महमूद सर के पास ले गए, वहां से काफी सीखा, और फिर एक सफर शुरू हुआ जो आज तक है। तो लखनऊ का ताल्लुक, हाँ, वो हिस्ट्री वाला पार्ट जो है वो हम थोड़ा बेहतर, दास्तान थोड़ी कमजोर सुनाते हैं, लेकिन वो हिस्ट्री वाला पार्ट अच्छा है मेरा क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई अच्छे से कमजोर की तो थी। नहीं है, बल्कि मेरी तो मुलाकात भी तुमसे हुई थी मजाज की दास्तान हाँ, पे, मजाज अंकित के के साथ दास्तान में। जी ताल्लुक है। जी तो जी अंकित के साथ तुम जी थे, तो जी मुझे जी याद है। बिल्कुल 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 मुझे। तो वो लखनऊ का ये ताल्लुक है कि दिल्ली में जब दिल्ली कमजोर हुआ, तो दिल्ली के कई दास्तान को लखनऊ आ गए, और फिर लखनऊ उन दिनों आबाद हो रहा था, तो लखनऊ हर फनून लतीफ़ा में अपनी एक खास शिनाख्त बना रहा था। तो दास्तान गोई ने भी बनाई, और बहुत अच्छे अच्छे दास्तान को मोहम्मद हुसैन जाह
अहमद हुसैन कमर, अंबा प्रसाद रसा, तसद्दुक हुसैन, हकीम असगर अली, ये सारे के सारे लखनऊ में ही थे और बेहतरीन दास्तानें सुनाते थे। और जब नवल किशोर प्रेस लखनऊ में वजूद में आया 1858 में, तो उर्दू को एक नए तरीके से उर्दू नस्र की और शायरी की तजदीद हुई एक तरह से, क्योंकि पब्लिशिंग नवल किशोर प्रेस ने वैसे शुरू की। तो नवल किशोर प्रेस ने पहली बार ये जो ओरल ट्रेडिशन की चीज थी, जो ईरान से आई थी हिंदुस्तान में और मुगलिया दौर में बड़े उरूज पर पहुंची थी, उसे पहली बार किताबी शक्ल में मुरतब करने का प्रोजेक्ट शुरू किया और कई साल तक, यानी 1883 में प्रोजेक्ट शुरू हुआ और 1910 तक चलता रहा। तो उसका फायदा ये हुआ कि जब दास्तान गो खत्म हो गई, जब कोई दास्तान गो नहीं बचा, जब आखिरी दास्तान गो मीर बाकर अली देलवी की डेथ हो गई, जब हमें पता ही नहीं है कि पुराने दास्तान को कैसे दास्तानें सुनाते थे, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास पुरानी दास्तानें बची रह गई, चूंकि नवल किशोर प्रेस ने छाप दिया था उनको। तो वो लखनऊ में ही थी और 46 वॉल्यूम्स में दास्ताने अमीर हमजा छापी, जिसमें हर वॉल्यूम में 1000 पन्ने थे, यानी 46,000 पन्नों पर मुश्तमिल दास्ताने अमीर हमजा दुनिया का लॉन्गेस्ट फिक्शनल नैरेटिव है किसी भी जबान में। तो ये लखनऊ की अपनी खिदमत जी। और बहुत दफे मुझे याद है, काफी साल हो गए होंगे जब ये हैरी पॉटर शुरू में आया है, तो लोगों ने कहा था कि हैरी पॉटर जो है, बल्कि मैंने शमसुर रहमान फारूकी साहब से भी यही सवाल पूछा था, मैंने कहा सर हैरी पॉटर के ऊपर दास्तान अमीर हमजा का क्या इन्फ्लुएंस है? तो बहुत लोगों ने शुरू में कहा था ये तो बिल्कुल लगता है जैसे उर्दू का दास्तान अमीर हमजा है हैरी पॉटर जो है, क्योंकि उसी तरह का सुपर नेचुरल और ये सब चीजें हैं। हमें लगता है कि दास्तान अमीर हमजा ज्यादा अच्छा है, वो थोड़ा हैरी पॉटर वैसा ही है जैसे मेरी दास्तान है, इतना बुरा भी नहीं है लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। तो जब है क्या असल में कि दास्तान अमीर हमजा जो छपी नवल किशोर प्रेस से, इतनी ग्रैंड है, वो इतनी विराट है, और तखय्युल का जो परवाज है, तखय्युल की परवाज जो वहां है वो जबरदस्त है। तो और जबान, हम तो जबान के आशिक हैं, तो हमें तो इसलिए भी अच्छी लगती है कि अगर, मैं हमेशा ही बात कहता हूं कि अगर कोई दास्तान अमीर हमजा पढ़े तो वो ये जान जाएगा कि उसे अपनी महबूबा को कैसे एक हजार अलग अलग नामों से वो पुकार सकता है, कैसे वो फूल को 100 अलग अलग नामों से पुकार सकता है, जैसे वो पानी को कैसे 10 अलग अलग नामों से पुकार सकता है। तो ये जो जबान की वहां बुलंदी है, अद्भुत है जी। तो थोड़ा सा जरा सुना दो हम लोगों को एक दास्तान। हमने तो आपा बहुत दिन से असल में रिवायती दास्तान बहुत दिन से परफॉर्म की नहीं है, तो हमें मतलब एक चीज है कि जब आप प्रोफेशनली परफॉर्म करते हो तो बिना रिहर्सल के परफॉर्म करना नहीं चाहिए, ये एक बुनियादी कायदा है। लेकिन हमें साखीनामा हम सुना देते हैं। साखीनामा जो कि दास्तान गोई रिवायती दास्तान जब शुरू होती थी, तो आमतौर पर जो पुराना साहित्य है, चाहे हिंदी में हो, चाहे उर्दू में हो, चाहे किसी भी जबान में हो, जितनों को हमने देखा है, बहुत जमाने तो हमको नहीं आती, संस्कृत को देखा, हिंदी को देखा, उर्दू, वो शुरू होती है ईश्वर की वंदना से, या तो नाद से या सलाम से, या वाणी वंदना से सरस्वती, या गणपति जी की वंदना से, गणेश जी की वंदना से। दास्तान गोई शुरू होती है साकी की तारीफ से, शराब पिलाने वाले की तारीफ से। तो ये साकीनामा हर दास्तान गोई शुरू करने से पहले पढ़ता था। तो मैं उसका एक टुकड़ा आपको सुनाता हूं, मोहम्मद हुसैन जाह का लिखा हुआ, कि नाजों के उठाने वाले साकी, रिंदों के छकाने वाले साकी, आबाद तुझी से अंजुमन है, आराइशे महफिले सुखन है, फिर रिंद हुए हैं तेरे बेताब, एक और दे जामे बादाए नाब, वो जाम के जुरश के जामे जम हो, वो मैं के न जिसका नशा कम हो, वो नशा के जो दिखलाए नए रंग, तकरीर में हो तिलिस्म का ढंग, वो आज पिला दे जाम साकी, के जिसमें हो तेरा नाम साकी, अकली में सुखन को मैं करूं सर, मद्दार रहे मेरे सुखनवर, जीनत देहे बागे कामरानी, ए जाह बने मेरी कहानी, वो फूल झड़े मेरी ज़बां से, हर सफा नकम हो बोस्तां से, वो शाख हैं अहले बज़्म ए जाह, सब देख रहे हैं देर से राह,
तो आगाज़े बयां करो यहां से, रौनक दो सुखन को दास्तां से। जी, वाह, बहुत बढ़िया। तो और ये इसमें मुझे एक्चुअली जी, अंकित भी बहुत याद आया, अरे क्योंकि अंकित को क्या कहने, यही जो नज्म हमने सुनाई है ये अगर अंकित सुना देता तो आंखों के सामने नक्शा खिंच जाता। अब मुझे अभी तक ओ उसकी हमेशा याद आता है कि तो हाजरीन यूं हुआ, और वो शुरू हाँ, हमेशा हाजरीन ऐसे हुआ ही यूं, करता जी था। जी ये जी जी। हुआ तो यूं हमारी के। जो हमारी किताब है, जो किस्सा किस्सा लखनऊआ, ये अंकित ही की नज्र है, अंकित को ही और डेडिकेटेड है। इसके कवर कवर पर पर भी भी अंकित अंकित है। जी हाँ, कवर पर जी भी अंकित बिल्कुल है। अंकित हैं, अमृतलाल नागर भी हैं, तो मेरे जो पसंदीदा लोग हैं, मीर अनीस भी हैं, हाँ नौशाद साहब के जो उस्ताद थे पद्मश्री यूसुफ खान साहब, वो भी हैं सितार बजाते हुए। तो वो सारे मेरे पसंदीदा लोग हैं। किंडल पर मौजूद है, आप सब लोग ले सकते हैं, जिसको पढ़ना हो वो ले सकता है। ये प्रोडक्ट प्लेसमेंट कर देते हैं बीच में, तो पब्लिशर हमारे कहते हैं कि आप इतनी जगह जाते हैं सुनाते हैं, तो कम से कम ये भी कह दिया कीजिए। नहीं, तो वो बिल्कुल ये जरूरी है। किताब आप लोग पढ़िए, क्योंकि ये जिसको वो अंग्रेजी में कहते हैं सबाल्टर्न लखनऊ, ये वो अदर साइड ऑफ लखनऊ है। क्योंकि जैसे कि हिमांशु ने कहा कि आप लखनवी तो सुनते हैं कि नवाबों के बारे में और शराब और कबाब और सब, लेकिन ये वो दूसरे लखनवी हैं जिनको लखनऊआ और कहते ये हैं। तो ये किंडल पर आपको 70 रुपए की, 70-80 रुपए की मिल जाएगी। हाँ, और पैसा वसूल किताब है ये हम कह सकते हैं, जितने पैसे आप लगाएंगे उतने वो आपको उससे कहीं ज्यादा। हाँ। वो बस बस अच्छा, बस। एक इसमें जी कहानी है जो मेरे लिए लखनऊ की वफादारी, जो मैंने हमेशा बचपन से मतलब पली बड़ी वही वफादारी के बारे में सुना और वही निभाया, जो जी अमीर मिनाई और दाग दहलवी के बीच का, कि दोनों राइवल्स थे, जी। राइवल शायर थे, दोनों दोनों के अपने वो थे, शागिर थे। तो उनकी तुमने जो इसमें कहानी लिखी है कि किस तरह से आपस में उनके जो नोकझोंक थी, फिर उनके शागिर्दों में जो हुई, रियाज खैराबादी की तरह, अब वो सुनाओ। वो खास बात ये है, देखिए उर्दू शायरों में, बहुत से शायरों में राइवलरी रही है, होती है। आतिश और नासिक में ऐसी राइवलरी थी कि बताया जाता है कि आतिश एक मुशायरे में बंदूक लेके पहुंच गए थे। तो वो भी था, और बाकायदा दोनों के शागिर्द लड़ते रहते थे। और भी शायरों में रही, मतलब इंशा में और जुरत में और सौदा में और मीर में और तमाम लोगों में रही। अमीर मीनाई और दाग देहलवी की जो राइवलरी थी वो इन मायनों में खास थी, वो ये सिखाती थी कि राइवलरी होनी कैसी चाहिए। वो दोनों एक दूसरे के फन के कॉम्पिटिटर तो थे, लेकिन उनमें बदनीयती, वो जो बुरे इरादों वाली वो दुश्मनी नहीं थी उनमें। वो दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे। हाँ, तो ये किस्सा मुलाहिजा फरमाएं सब लोग। लखनऊ में उस्ताद थे अमीर मीनाई, दिल्ली में थे मिर्जा दाग देहलवी। दोनों अपने अपने जमाने की मुस्तनद अदबी शख्सियत। शायरी में एक दूसरे से ऐसा मुकाबला था कि सिर्फ इन्हीं को नहीं बल्कि पूरी उर्दू दुनिया को इस बात का इंतजार रहता था कि बाजी कौन ले जाएगा। मगर जो बात सचमुच लिखने लायक है वो है प्रतिद्वंदिता के बावजूद इनका आपसी रब्त जब्त। अमीर मीनाई और दाग से बढ़कर रवादारी शायद ही किन्हीं दो हरीफों में देखने को मिले। दोनों में हो तो थी, मगर तलखी जरा भी नहीं थी। एक खुलूस था, एहतराम था। दिल्ली और लखनऊ के शायरों के बीच उन दिनों ऐसा होना गैर मामूली था। दोनों में मुस्तकिल खतों किताबत रहती थी। दाग को जब हैदराबाद दरबार से मुलाजमत का बुलावा आया तो फौरन अमीर मीनाई को खत लिखकर इसकी इत्तला दी और अपने लिए दुआ करने को कहा। जब दाग के इस मतले ने धूम मचाई कि बुताने माहवश उजड़ी हुई मंजिल में रहते हैं, बुताने माहवश उजड़ी हुई मंजिल में रहते हैं, कि जिसकी जान लेते हैं उसी के दिल में रहते हैं। तो अमीर मीनाई के शागिर्दों ने जोर डाला कि उस्ताद इसी जमीन में आप भी गजल कहिए, मगर अमीर मीनाई ने साफ इनकार कर दिया। बोले इस जमीन का हक दाग ने अदा कर दिया, अब मेरे लिए कुछ भी कहने को बाकी नहीं रहा। रियाज खैराबादी जो शराब पर कहे गए अपने शेरों के लिए मशहूर हैं, यूं तो अमीर मीनाई के शागिर्द थे, लेकिन अपने उस्ताद ही की तरह दाग को पूरा सम्मान देते थे। उस्ताद से मिलने हैदराबाद पहुंचे दाग, उस्ताद से मिलने हैदराबाद पहुंचे तो दाग से भी मुलाकात की। यह भी उन दिनों के चलन के लिहाज से एक अनोखी बात थी, क्योंकि एक दौर में अगर उस्ताद आपस में प्रतिद्वंदिता रखते हों तो शागिर्द भी आपस में दुश्मन बन जाते हैं। रियाज जब दाग से मिले तो बहुत इसरार पर संकोच के साथ अपनी एक गजल सुनाई, जिसका मतलब था
चैन मरकर तहे जमी भी नहीं, अब ठिकाना मेरा कहीं भी नहीं। दाग को गजल बहुत पसंद आई, रियाज को खूब दाद मिली। इसके कुछ रोज बाद जब रियाज दोबारा दाग से मिलने आए, तब भी दाग ने उस गजल की तारीफ की और कहा, मैंने तुम्हारी जमीन में गजल कही है मगर वो बात नहीं है, लो सुनो। इसके बाद रियाज को अपनी गजल सुनाई। रियाज को गजल बहुत अच्छी लगी, मगर दाग ने फरमाया कि इसमें दम नहीं है और वो कागज रियाज के सामने फाड़ दिया। रियाज इस खुलूस और बड़प्पन पर निसार हो गए। अपने सबसे मशहूर प्रतिद्वंदी के शागिर्द की ऐसी हौसला अफजाई, वाह। एक दफा यही रियाज खैराबादी किसी बात पर दाग से नाराज हो गए थे, तो अमीर मीनाई इन्हें खुद अपने साथ लेकर दाग के पास गए थे और दाग से माफी मांगने को कहा था। इतना ही नहीं, खुद भी दाग के सामने अपने शागिर्द की गलती पर बहुत अफसोस और शर्मिंदगी जाहिर की थी। अमीर मीनाई की मौत पर दाग ने ही उनकी तारीख कही थी। इसका आखिरी शेर यह था, है दुआ दाग की तारीख भी, है दुआ दाग की तारीख भी, कसरे आली में जन्नत, कसरे आली में पाए, है दुआ दाग की तारीख भी, कसरे आली पाए जन्नत में अमीर। जी, तो ये होती थी, देखिए पुराने जमाने की जो तहजीब थी कि जब मतलब आपस में राइवलरी है, दोस्ती है, जो भी सब चीज इतने तहजीब से, प्यार से, ताकि कभी मतलब मन मुटाव नहीं होता था। आप हमेशा जी बिल्कुल। तो इससे हमें आज के दौर में जो सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग करते रहते हैं लोग एक दूसरे की, और किसी का विचार नहीं पसंद आया तो किसी को बिल्कुल लिख दिया, तो उनको भी सीखना चाहिए यार कि विचार ही तो है, विचार बदल जाते हैं। हो सकता है आज जो एक विचार का है वो कल दूसरे विचार का हो, जो कल दूसरे विचार का है वो कल एक विचार का हो जाए। तो ये तो यात्रा है। गलत विचार है भी तो उसमें गुंजाइश रहनी चाहिए भाई, अग्री टू डिसएग्री की, कि हम आपसे हमारे विचार दूसरे से मतलब हमारे ख्याल किसी और से बिल्कुल हूबहू मिलते हों, तो इसके मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को गाली गलौज करें, प्यार से बात कर सकते हैं। अच्छा, आप वो होली और मुहर्रम वाला किस्सा सुना दीजिए प्लीज, ये मिश्रा जी की फरमाइश है। अच्छा, वो मिश्रा जी कई बार सुनाए हैं, फिर वो मुशायरे के शायरों की तरह हो जाता है कि यार बार बार एक ही गजल 20 साल से पढ़े चले जा रहे हैं, कुछ इनके पास नया है नहीं, तो वो वैसा हो गया। लेकिन कोई और किस्सा याद आएगा तो बिल्कुल सुनाएंगे। और वो थोड़ा वैसी इमेज मेरी अपनी नजरों में बन जाती है कि यार ये मुशायरों के शायर हो गए कि वही एक गजल से 20 साल से मुशायरा पढ़ रहे हैं ऐसा तो हो गया। लेकिन अच्छी बात है ये तो उस तरह से। जी आपने अपनी किताब में पहले आपके बारे में भी लिखा है, क्योंकि लखनऊ को बल्कि इसका मजाक भी उड़ाया जाता है कि लखनऊ वाले तो पहले आप करते हैं, तो जरा उस पर थोड़ी सी रोशनी डालो। वो मेरे पास हमने तो नहीं लिखा, वो किसी एक हमारे दोस्त ने लिखा है मेरा तारुफ। और वो बेसिकली हम तो तारुफ ये देते हैं अपना, वो मेरा ही हमारा ही दिया हुआ तारुफ। उसने भी लिखा कि अमृतलाल नागर जो हमारे सबसे पसंदीदा राइटर हैं, जो इस कवर पे भी हैं किताब के, चौक के रहने वाले थे, उन्होंने कहा था, उनसे रामविलास शर्मा जो हिंदी के बड़े आलोचक थे, डॉक्टर रामविलास शर्मा, उन्होंने कहा कि नागर जी यार आपको इतना ज्ञान है, आप किसी यूनिवर्सिटी के वीसी क्यों नहीं हो जाते हैं? तो नागर जी ने कहा यार हम क्या वीसी होंगे, हम अपनी चौक यूनिवर्सिटी के वीसी हैं भाई बहुत। तो हम ये कहते हैं कि हम उसी चौक यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म हैं, नागर जी जिसके वीसी थे। तो ये है। और उस तरह से तो किताब तो होली और मुहर्रम की फरमाइश बार बार आ रही है और मैंने भी नहीं सुनी है। ये किस्सा ऐसा है कि हमने सुना पुराने लोगों से, इसकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता नहीं है मेरे पास कि कितना मुस्तनद है, लेकिन कहा यह जाता है कि एक दफा, चूंकि लखनऊ में मुहर्रम आप जानती हैं बहुत लंबा होता है, तो उस पूरे 2 महीने से ज्यादा के अयाम के दौरान एक बार होली उस दौरान में पड़ गई किसी दिन, जब मुहर्रम का महीना था। तो लखनऊ में तो तमाम दिन अज़ादारी और मजलिसें और जुलूस होते ही हैं। तो फिर ये बड़ा वो हुआ कि भाई कैसे होगा, होली तो खुशी का मौका है। और होली तब भी लखनऊ में मुसलमान भी खेलते थे, आज भी खेलते हैं पुराने लखनऊ में। तो सबको ये चिंता हुई कि भाई कैसे होगा। और मुहर्रम तो गम का महीना, और मुहर्रम में भी यही होता था कि सारे लोग रहते थे। तो फिर ये बात पहुंची जाने आलम के पास, वाजिद अली शाह के पास, उनसे बताया गया ये मसला। तो उन्होंने कहा भाई, एक फैसला उन्होंने सादिर किया कि एक वक्त उन्होंने मुकर्रर कर दिया कि इस वक्त तक होली खेली जाएगी और उसके बाद
अज़ादारी होगी या जुलूस अगर कोई है या मजलिस होगी तो वो होगी। तो इस तरह से होली और मुहर्रम साथ साथ वो हुए। और ये भी बताती है कि अगर किसी हाकिम की ये मंशा है कि चीज़ें ठीक रहें, संभली रहें, तो वो कर लेता है। तो प्यार वो एक से लखनऊ का ऊपर से ही रास्ता आता है। तो वो है बिल्कुल। और आपको हैरत होगी आपा कि जब हम पीएचडी कर रहे थे तो 1928 में हमारी पीएचडी अवध अखबार पे है, जो नवल किशोर प्रेस का अखबार था। एक बार बाराबंकी में दुर्गा पूजा और मुहर्रम, दशहरा और मुहर्रम, इनको लेके कुछ आपस में कुछ तनातनी हुई हिंदू और मुसलमानों की। अवध अखबार ने एक सख्त एडिटोरियल लिखा जिसमें दोनों को, मतलब मुसलमानों को इतना धोया और हिंदुओं को भी धोया कि यार तुम्हें तमीज नहीं है, तुम्हें लड़ना चाहिए अंग्रेजों के खिलाफ, देश गुलाम है और तुम ये आपस में लड़ रहे हो। और ऐसा कौन चीजें आपस में बात करके कुछ नतीजा निकाल लेते। तो ये तो उस जमाने में भी ये बात, और उसने बार बार हवाला दिया लखनऊ की उसी तहजीब का कि भाई लखनऊ से सीखो। लखनऊ में ये मौके जब भी आए हैं तो इसको मिलजुल के निकाला गया है, इसका हल। जी, मिलजुल के ही हर हल निकाला जाता है। और वही बात है कि जो आज जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, लखनऊ के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, लखनऊ की तहजीब की, गंगा जमनी तहजीब की, तो ये वही तहजीब है कि साथ में रहो। और मतलब गंगा जमनी तो खैर एक लफ्ज है जो हर चीज के लिए, मेरे दुपट्टे पे अगर सुनहरी और रुपहली किनारा है तो उसको भी गंगा जमनी लचका ही कहा जाएगा कि ये जो है वो सुनहरी रुपहली साथ है। दो चीजें जब साथ रहती हैं, प्यार से रहती हैं और मिलजुल के, और तो वो गंगा जमनी ही कहलाती हैं। तो ये तो हमारी तहजीब है और इसको हमें कायम रखना है और इसके बारे में जितनी हम बातें कर सकें करते रहें। और अच्छा, मैं कुछ किस्से अगर आपको पता हो लखनऊ के जो मुझे भी नहीं पता है तो मुझे प्लीज फेसबुक पर, यहाँ इंस्टा पर तो शायद हमारी दुकान उतनी नहीं चलती है उतने लोग नहीं है मेरे साथ, लेकिन फेसबुक पर आप आइए, वहां ज्यादा एक्टिव है हम। क्योंकि कितनी दुनिया संभाले आदमी, ये तो है। वो मजाज का शेर है कि ये दुनिया ये उक्का कहाँ जाइए, कहीं अहले दिल का ठिकाना भी है। तो इंस्टा पे तो नहीं, लेकिन फेसबुक पर आप लोग जुड़ सकते हैं। वहां कोई किस्सा अगर आप जानते हो लखनऊ का जो मुझे भी नहीं पता, जो आपके साथ पर्सनली हुआ हो या आपके किसी बुजुर्ग के साथ, या आपने कहीं पढ़ा हो, देखा हो, सुना हो, तो मुझसे शेयर करें। बिल्कुल इसी तरह से ये बनता है मामला। जी, तो युमन ने पूछा कि ये दास्तान जो है सारी अमीर हमजा की, वो किसी के पास है? तो हिंदुस्तान में तो प्रोफेसर शमसुर रहमान फारूकी साहब के पास, शमसुर रहमान फारूकी साहब के पास है। दूसरा रेख्ता की ई बुक्स का जो सेक्शन है उसमें पूरी पूरी दास्तानें पढ़ी हुई हैं। पढ़ी, बल्कि कुछ दास्तानों को फारूकी साहब ने खुद पढ़ा है उसमें। नहीं, रेख्ता ने तो उन्हीं की किताबें डिजिटाइज करी हैं, उन्हीं की। जी बिल्कुल डिजिटाइज की है। और बहुत से लोग हैं जिनके पास कुछ दास्तानें हैं, लेकिन कंप्लीट 46 है कि 47 वॉल्यूम्स हैं? कितनी है? 46। तो ये 46 वॉल्यूम तो सिर्फ शायद आज के दिन फारूकी साहब के पास ही है और किसी के पास नहीं है। जी। हाँ, तो उनके जैसा एक ही वो एक ही है ही, वाहिद शख्स हैं वो अपनी तरह के। बिल्कुल भी मतलब नायाब और वाहिद, मतलब उनके जैसा है ही नहीं कोई। तो उस तरह के आदमी हैं। मैं देख रही हूँ कि लोगों ने सवाल क्या पूछा है कि एफबी लाइव वुड बी बेटर। तो एफबी लाइव तो ये रोज कर ही रहे। अब्दुल रहीम खाना के बारे में पूछा है किसी ने, काशिफ ने। अब्दुल रहीम खाना बहुत बड़े आदमी थे और रहीम उस तरह के आदमी थी जैसे हम बनना चाहते हैं। रहीम एक तरीके से हिंदू और मुसलमान के बीच एक ब्रिज थे, एक सेतु थे, एक पुल थे। उनकी ऐसी शख्सियत थी। मतलब वो आदमी संस्कृत का प्रकांड विद्वान, वो आदमी फारसी का, अरबी का, तुर्की का, उर्दू का, हिंदी का, ब्रज का, अवधी का विद्वान। वो आदमी जबरदस्त सिपाही, वॉरियर, कितनी जंगें उसने जितवाई मुगलों को। और वो आदमी शायर, कलम का भी धनी। तो एक जबरदस्त। किसी ने रसलीन के बारे में पूछा, रसलीन बहुत बड़े शायर थे रीतिकाल के। उनका एक दोहा हमको बहुत पसंद है, वो दोहा हम सुना दें और उससे फिर खत्म कर दीजिएगा आप। कि आंखों के ऊपर, हमने तो बहुत शायरी पढ़ी, उर्दू में भी पढ़ी, संस्कृत भी देखी, फारसी भी थोड़ी बहुत पढ़ी है शायरी। जो आंखों के ऊपर ये दोहा है रसलीन का, इससे बेहतर मुझे कुछ मिला ही नहीं। कि अमी हलाहल मद भरे, अमी अमृत, हलाहल विष, मद शराब। अमी हलाहल मद भरे
श्वेत श्याम रत्नार। अब सफेद आंखें में, आंखों में सफेदी भी है और कालापन भी है, और रत्नार एक जो आंखें जिस तरह की रंगत हो जाती है उनकी जागने के बाद। तो अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत गिर गिर परत, जही चितवही एक बार। वो जिसे एक बार देख लेती है, वो जिसे अपने अमृत भरे, विष भरे, शराब भरे नैनों से एक बार देख लेती है, वो जी उठता है, मर जाता है, गिर गिर पड़ता है जिसे एक बार देख लेती है। श्वेत अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत गिर गिर परत, जही चितवही एक बार। तो ये तस्लीन का दोहा है।